वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस के लिए जो रैंडम प्रैक्टिस सेट नाम से एक सीरीज शुरू किया गया था, उसके तहत 5 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। आज छठे प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपलब्ध हैं। पूरे 100 प्रश्नों का ये सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही साथ इस सेट का जो कट ऑफ तय किया गया है वो किया गया है 78। याद रखें, आज वाले सेट में करीब 500 499 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे, 500 इसको बोल सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम स्कोर गया था वो 87.2 गया था और करीब 170 आदमी को 70 से लेकर के 80 के बीच में नंबर आया था। तो तमाम बातों को ध्यान में रख करके आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो 78 रखा गया है। यू आर मेल के लिए, यदि आप फीमेल हैं तो यदि आप 68 प्लस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा कि आपने आज के सेट में कितना स्कोर किया है। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है कि भारत के ध्वज गीत यानी कि झंडा गीत की रचना किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए। आपको पता है कि जो श्यामालाल पार्षद थे, उन्होंने भारत के जो ध्वज गीत झंडा गीत है उसकी रचना की थी। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? अब्दुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम। यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा मिलान बिल्कुल सही है। तो जो अबुल कलाम आज़ाद है हिंद स्वराज नहीं होगा, हिंद स्वराज थे महात्मा गांधी का था। एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनके द्वारा लिखी गई रचना थी, तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ नहीं होगा, यहाँ पर भी एनी बेसेंट हो जाएगा और इंडिया विंस फ्रीडम ये हो जाएगा आपको अबुल कलाम आज़ाद। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ये जो प्रश्न है आपको बीपीएससी पीटी में भी पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न लिख देते हैं, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? ये जो है मध्यकालीन भारत में जो अलाउद्दीन खिलजी नाम के सुल्तान हुए थे, इन्होंने सैनिकों का हुलिया लिखने के लिए उसके बाद एक विशाल सेना का भर्ती किया था और इन्होंने नगद जो है वेतन भी देना शुरुआत किया था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सूची है और उसको मिलान करना है। दास प्रथा, एक्चुअली ये मतलब कि जो अकबर के शासनकाल से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, यहाँ को हमको मिलान करना है। दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? तो दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1962 में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया था? तो 1963 में। जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो 1964 में। और मजहर की घोषणा कब की गई थी? तो 15 ये सब के सब 1500 हैं, आप 1500 समझिएगा। 1562, 1563, 1564 और 1579। तो इस आधार पर जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गोवा दमन द्वीप जो था उपनिवेशिक एक जगह था, वो किसके अंतर्गत आता था जिसको कि भारत ने बलपूर्वक छुड़ाया था? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो गोवा दमन द्वीप जो है पुर्तगालियों के उपनिवेश में था, जिसको कि भारत सरकार ने छुड़ाया था। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक या फिर आदि ऐतिहासिक? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आपको पता है कि गुप्त शासन काल में हुआ था और उसमें भी जो कुमार गुप्त थे उनके शासन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? इटली, जर्मनी, जापान या फिर फ्रांस? ये किया गया था आपको जर्मनी के द्वारा। अगला देख लेते हैं, 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में जो बटलर कमेटी बना था उसका मेन काम था आपको भारत सरकार एवं देसी राजाओं के बीच में संबंध को सुधारना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपने से ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेनरी विवियन डोरियोजी। अगला देख लेते हैं, मराठों का सरदेशमुखी क्या था? उन पर पता है ना कि चौथा और सरदेशमुखी कर था। जो सरदेशमुखी था वो किससे संबंध में था? देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर, प्रति व्यक्ति अधिग्रहण, अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा या देशमुख से अलग रखे गए ग्राम के क्षेत्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा देशमुखियों पर लगाया जाने वाला कर। ये चौथा से जो है 10% अधिक लगाया जाता था और ये खासकर उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जो मुगलकालीन क्षेत्र थे, मतलब मुगल के अधीन क्षेत्र थे, लेकिन उस पर मराठा अपना जो है दायित्व जताते थे। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1929 वाले की बात हो जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चंपारण जनपद में तिनकठिया जो आपका प्रथा था, इसका क्या अभिप्राय था? देखिए, बिहार प्रांत में क्या होता है ना, 20 कट्ठा को 1 बीघा बोलते हैं, तो उसके 3 हिस्से पर यानी कि 3 कट्ठा यानी कि 3/20 भाग पर जो है किसानों द्वारा जो है नील की खेती करना उसको अनिवार्य कर दिया गया था, जबरन। तो इसी को हम लोग बोलते थे 3 कट्ठा प्रथा और इसी के उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी जी आए थे और 1917 में उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 15 निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है।
और देखना है कि कौन सा सही और गलत है। पहला है कि आपको भारतीय, एक मिनट, पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नहीं, ये कथन आपका गलत है। प्रथम अधिवेशन आपको बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। जी हाँ, ये कलकत्ता में हुआ था। इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग दोनों 1916 में अधिवेशन किया था और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही हो गया है, बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाटरलू युद्ध पराजय के बाद नेपोलियन ने अपना शेष जीवन किस द्वीप पर बिताया था? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेंट हेलेना द्वीप, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वोलोस्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही फेमस है, रूसी क्रांति से संबंध है और इसका नेतृत्व किया गया था लेनिन के द्वारा। वोलोस्विक हो जाता है आपको जो है ज़्यादा लोगों का, जो है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न संख्या 18 हमको देख लेना है। मछली पालन द्वितीय क्षेत्र, नहीं ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। लौह एवं इस्पात प्राथमिक, नहीं ये द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। पर्यटन ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक नहीं होगा। और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही मिलान है, ऑप्शन डी। लघु औद्योगिक के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? आपको पता है जो सिडबी होता है, सिडबी जो बैंक है, यही जो है लघु उद्योगों का उच्चतम निकाय होता है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है? आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है कि जो धरती पर से जो रिफ्लेक्टेड ऊष्मा होता है उसको रोक लेना, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत सारे गैस आते हैं, जिसमें कि ओजोन आता है, मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं आता है। यहीं पर यदि आपको नाइट्रस ऑक्साइड होता तो वो ग्रीन हाउस गैस हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड होता तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एरोसेल का उदाहरण नहीं है? एरोसेल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोहड़ा। कोहड़ा एरोसेल का उदाहरण नहीं होगा। 22 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या है? आपको बाइनरी नंबर पता है कि जो भी बाइनरी नंबर में कंप्यूटर में फीड किया जाता है, जो भी डाटा बाइनरी में किया जाता है, और वो 1 और 0 के ही संकलन में होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन बी बन रहा है, 1 और 0। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाए। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित मानवाधिकार के किस संधि को स्वीकार किया है? ऑप्शन देख लीजिए। नागरिकों के राजनीतिक अधिकार की संधि, उत्पीड़न को अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संधि, बिल्कुल ये भी किया है, और महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने की संधि, बिल्कुल तीनों के तीनों किया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लें। कर्मचारी चयन आयोग अधीनस्थ कर्मचारी सेवा आयोग, आपको जो एसएससी बोलते हैं, उसका गठन कब किया गया था? 1954, 1963, 1976 या फिर 1980? तो 1 जुलाई 1976 को इसका गठन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत भारत में कितने अखिल सेवाएं हैं? आपको पता है कि जो राज्यसभाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है, और 312 अनुच्छेद बोलता है अखिल भारतीय सेवा। तो 3 प्रकार के हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन मतलब 3 तरह की सेवाएं हो जाएंगी। यदि धन विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया जाए तथा राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है, यदि संसद उसे बिना कोई संशोधन किए पुनः राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? यदि दोबारा संसद राष्ट्रपति को बिल भेजता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन डी जो है, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देंगे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार केंद्र की लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगा? ये सवाल आपको बिहार दरोगा 2213 के सेकंड शिफ्ट पीटी में भी पूछा गया था। तो आपको 51वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा ये मतलब कि किया गया था कि आपको 15% से सीट जो मंत्री क्या होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? जो जब भी संवैधानिक पीठ की बात की जाएगी तो मिनिमम जो न्यायाधीश की संख्या होगी उस पीठ में वो कितनी होगी? तो वो होगी कम से कम आपको 5, ठीक है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का गठन किया गया था? 1977 में बहुत ही फेमस एक समिति गठन किया गया था, उसका नाम था आपको अशोक मेहता समिति। ये द्विस्तरीय समिति था। वहीं बलवंत राय समिति की बात कीजिएगा तो 1957 हो जाएगा, ठीक है ना। सरदार सोहन सिंह समिति का संबंध किससे है? तो वो जो मौलिक कर्तव्य की बात हो जाती है वो उससे हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली ये पूछ रहा है कि जो मूल अधिकार है वो कौन से अधिकार जो हैं आपको विदेशी को नहीं प्राप्त हैं, इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है। तो देखिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को ही प्राप्त है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपको विदेशी को भी प्राप्त है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 में आ जाएगा, तो ये भी प्राप्त हो जाएगा उसको। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी उनको प्राप्त हो जाएगा। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार देखिए 19 के शायद
ई में आता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त होगा, भारतीयों को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ भारत को प्राप्त है। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21, तो ये देख लीजिए ए, बी और डी ये विदेशियों को भी प्राप्त होगा, यानी कि जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनको भी प्राप्त होगा, लेकिन जो सी वाला होगा सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 49 में प्रावधान किया गया कि कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि वाले स्मारक स्थानीय वस्तु का संरक्षण राज्य सरकार की जवाबदेही, बिल्कुल सही है। और संविधान का अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से राज्य उसकी रक्षा करेगा। तो ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के योग्य नहीं होगा यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, राज्य के विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने शेष हो, विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। जैसे ही वो हायर जो होगा मतलब कि विधानमंडल यानी कि विधान परिषद का सदस्य होगा तो वो नहीं दे पाएगा, इसमें मतदान कर पाएगा। लोकसभा की वर्तमान जो सदस्यों की संख्या 545 है, कब तक परिवर्तनीय नहीं है, 2026 तक यही सीट चलेगा। अगला देख लेते हैं, भारत पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है, जो आईएएस आईपीएस जो होता है उसका प्रशिक्षण हैदराबाद में होता है, जबकि आईएएस का मैसूरी में होता है। दारा सिकोह किसका अनुयायी बन गया था, चिश्ती, सुहरावादी, फिरदौसी, कादरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कादरी सिलसिला का जो है अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है, घाटे का संतुलित बजट या फिर उपरोक्त सभी। जो विकासशील राष्ट्र होते हैं उनके लिए घाटे का बजट उपयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, तो ये हो जाएगा कल्पक्कम सही है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ये भी सही है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, ये गलत हो जाएगा। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हो जाएगा आपको इलाहाबाद में हो जाएगा, ठीक है ना। और शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, ये भी सही है। तो हमको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट चूज करना था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई नहीं होगा, ये इलाहाबाद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इनमें से किस यंत्र के द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर एवं बाहर के व्यास मापे जाते हैं, जो कैलिपर्स होते हैं उसके द्वारा ये काम किया जाता है। टारगेट, बुल्स आई शब्द का संबंध किस खेल से, खेल और उससे संबंधित जो मतलब कि शब्दावली है उसको यहाँ पे हमको देखना है। जो राइफल शूटिंग होता है ना उसमें टारगेट्स और बुल आइकन ये टर्म आता है। परितंत्रों के घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, हमको महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव में देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता है, ठीक है ना। तो जो मैंग्रोव होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। उसके बाद होगा घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस में से निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी एक है जिसमें ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, मतलब ओजोन का क्षरण इसमें से किसके कारण नहीं होता है, जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। अगला देखते हैं, पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण सेवा कब शुरुआत किया गया था, 1982 में, 1982 में पहली बार जो है रंगीन प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मध्य एशिया अल्पाइन, बिल्कुल सही है। कांगो बेसिन, ये निग्रिटो नहीं होगा, ठीक है ना, ये पिग्मीज हो जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कालाहारी बुशमैन और स्कैंडिनेवियन नार्डिक, तो ये सब के सब स्टेटमेंट सही हो जाएंगे 43 का, लेकिन ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, पछुआ, व्यापारिक, मानसून या फिर समुद्री। तो ये हो जाएंगे आपको व्यापारिक पवनें। बेतार संचार पृथ्वी के किस सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित होता है, आप जो भी रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह होते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, कहाँ से होता है, तो आयन मंडल से होता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है, आपको पता है कि जो बेरिंग जल संधि है ये आर्कटिक और प्रशांत को आपस में जोड़ता है। चीसा पानी गॉर्ज कहाँ पर अवस्थित है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। जो चीसा पानी गॉर्ज है ये आपको नेपाल में अवस्थित है, 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाना घास का मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, आपको पता है कि जो अफ्रीका है वहाँ पर सवाना घास का सर्वाधिक विस्तार है, और ये आपको कौन सा है, तो एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री पश्चिम या फिर 180 डिग्री। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री 49 का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निक्स एवं हाइडा निम्न में से किसके उपग्रह हैं, प्लूटो, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध। तो ये प्लूटो के हो जाएंगे। निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और भारी जल संयंत्रों का सही मिलान हमको देखना है। तो थाल कहाँ पर हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। मानागुरु कहाँ पर हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। काकापारा गुजरात में हो जाएगा। कैगा कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। तो इस आधार पे 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना जो है किस पर लागू की गई है? केन, सोन, चंबल या फिर बेतवा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वत का पादीय प्रदेश है? आपको जो हिमालय का फुट प्रिंट यानी कि फुट जो प्रदेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो शिवालिक है वो इसको बोलते हैं पादीय प्रदेश, ठीक है ना। फुटप्रिंट जो है हिमालय का प्रदेश हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन से अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शंस के तरफ पहले आ जाते हैं। गंगा, कोसी, गोमती या फिर दामोदर। जो भारत में बिहार में जो कोसी नदी है ना, ये बार बार अपना जो है प्रभाव बदल देती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सूरजमुखी, सोधर्म या फिर मटर? मटर जो है कर देती है। भारत में किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को पर्यावरण जो है दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन इतना से देख लीजिए। नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला या फिर हैदराबाद? हैदराबाद में अवस्थित है ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946, 48, 52 या फिर 66? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। 59 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 59 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है पटना में है, ठीक है ना। पटना के बांस घाट के पास है और इसको हम लोग बोलते हैं महाप्रायण घाट, ठीक है ना। अगला देखते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो इनका संबंध हो जाएगा, ये जो पुरस्कार है चिकित्सा से हो जाएगा। कुरुक्षेत्र निम्न में से किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र नाम की जो रचना थी इनमें से किसने रचना की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामसारी दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत? देखिए, कुरुक्षेत्र हो गया या फिर रश्मिरथी हो गया, ये सब के सब जो रचना हो जाएंगी वो किनकी हो जाएंगी? तो हो जाएंगी आपको रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो हो जाएगा ये रामधारी सिंह दिनकर। अगला देख लेते हैं, ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी किसी को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा? आसान है, आपको पता है कि 1/4 1/12 कर देना है, तो इसका उत्तर आएगा 3 दिन। 3 दिन कहीं पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 है, 486 की x का मान क्या है? बहुत आसान सवाल है, इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, एक फुल प्रोसेस में भी जा सकते हैं और एक ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, x का वैल्यू आपको 6 आएगा। एक संस्थान में सभी कामगारों की प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपया है, शेष प्रति व्यक्ति जो है का औसत वेतन 56 रुपया है। संस्थान में कामगारों की कुल वेतन कितनी होगी? पहले तो हम कामगारों की संख्या x मान लेंगे, अधिकारियों की संख्या आपको देख लीजिए शायद 12 दिया गया है, तो x माइनस 12 कर लेंगे और उसका कितना है 400 रुपया है, और x का आपको 60 रुपया गुना कर लेंगे, पूरा इसको इक्वेशन सेट कर देंगे, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 1032 आ जाएगा, यानी कि जो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ABC में जो है कोण A + B = 118 डिग्री दिया गया है, कोण A + C = 96 डिग्री दिया गया है, तब कोण A का मान क्या होगा? बहुत आसान है, आपको कोण A + B + C = 180 डिग्री करना है। तो इसमें क्या करना है कि B को भी और C को भी एक के टर्म में ले आना है, सबको हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, सारा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 34 डिग्री निकल जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको 42 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3a, यानी कि a का वैल्यू कितना निकल जाएगा? एक साइड उसका निकलेगा 14 × 42, a = 14 निकल जाएगा। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3/4 × भुजा स्क्वायर हो जाता है। उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 49√3 हो जाएगा। 240 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से गुजरती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने पर उसे कितना समय लगेगा? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए आपको सबसे पहले 54 को क्या करना है, 5 × 18 से करके इसको मीटर पर सेकंड में कर लेना है, और मतलब जो समय है क्या होगा, दूरी बट्टा चाल, तो 240 बट्टा उतना कर लेंगे। इसका जो फाइनल उत्तर निकल जाएगा वो 16 सेकंड निकल जाएगा। 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10x बराबर इतना दिया गया है, आपको पता है कि sin 45 बराबर कितना होता है? 1/√2, cos 45 बराबर भी 1/√2 हो जाएगा, और sin 30 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ये 1/√2 क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 में 1 का वैल्यू कितना हो जाए? ऑब्वियसली 10 45 डिग्री का, इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इस दोनों से आपको थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल पूछने की संभावना बनी रहेगी। 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य जो है
है 62,500 रुपया है। यदि प्रतिवर्ष 4% मूल्य की कमी होती है तो इस समय उसका मूल्य कितना होगा? बहुत आसान है। आप देखिए 62,500 है, आपको कितना 4% की कमी हो रही है, यानी कि 96/100। फिर आप कर दीजिए, लगातार हो रहा है तो फिर 96/100 कर दीजिएगा। इस पूरे प्रोसेस को आप कंप्लीट कीजिएगा तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा 57,500। ठीक है ना, 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा फाइनल कैलकुलेशन के बाद 57,600 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देकर के 10% हानि पर कोई वस्तु बेची है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ये लाभ हानि और परसेंटेज मतलब कि आपका अंकित मूल्य है क्या? तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंकित मूल्य 5/9 आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 40 है। इसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी डील कीजिए। अब 40 से हम लोग भाग देंगे तो 40 से 200 में भी भाग लग जाएगा, 40 से 320 में भी भाग लग जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या दरोगा मेंस में इस तरह के वन लीनियर मैथ के सवाल भी रहेंगे? तो बिल्कुल, यदि 20 सवाल पूछते हैं तो उसमें 11-12 सवाल बिल्कुल आपको वन लीनियर रहेंगे, 7-8 सवाल का लेवल हाई रहेगा। जी हाँ, उसमें 2-3 थोड़े से मॉडरेट रहेंगे और 4-5 बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के रहेंगे। ठीक है, पिछली बार आपको 24 सवाल पूछे गए थे, 23 से 24 सवाल पूछे गए थे मैथ रीजनिंग से, तो मैथ रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देख लीजिए, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग क्या होगा? तो आपको पता है कि 3 का 3, 3 का घात पूरा पढ़ते जाइए और कहाँ तक जाना है? 50 से नीचे तक जाना है, जहाँ तक 3 का आएगा 48 तक आएगा, सबको हम लोग जोड़ देंगे तो 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। बहुत आसान है यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि 408 शायद आएगा। ठीक है, हाँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 408, मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, 12, यहाँ से कहाँ तक जाएगा? 48 तक जाएगा। सब धनात्मक को जोड़ना है। यहाँ पे देख लीजिए एक्स और वाई का ग्राफ बिंदु पर जो है परस्पर कहाँ पर काटेगा? देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा वाई। ठीक है ना, एक्स बराबर ए, मान लीजिएगा हम एक्स बराबर ए करेंगे और वाई बराबर हम बी करेंगे, कहीं पर हम बी कर देते हैं। अब इसको कहाँ पर काटेगा? तो ये जो हमारा एक्स बराबर यहाँ पर बी कर देते हैं, इसको काटेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए भी सिंपल सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा 74 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस जो है रूट के अंदर के को मतलब कि सॉल्व करना है। तो 225 करेंगे तो 15 होगा, फिर इसको करेंगे तो 13 का होएगा। पूरा जो हम करते करते जो फाइनल उत्तर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। 72 का जो सही उत्तर हो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उन छात्रों की संख्या कितनी होगी जो केवल क्रिकेट खेलते हैं? देख लीजिए, ये प्रश्न में क्या है ना कि 25 लोग क्रिकेट खेलते हैं और 22 लोग टेनिस खेलते हैं, 16 लोग दोनों चीज़ खेलते हैं। तो ऑब्वियसली सिर्फ क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे? तो 25 - 16 कर देंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। विषम को चूज करना है। देख लीजिए, यहाँ पे एक बड़ा है उसका छोटा है, यहाँ पे एक बड़ा है उसका छोटा है, यहाँ पर एक बड़ा है इसका छोटा है, लेकिन ये दोनों बराबर ही हो जाएगा तो विषम हमारा डी हो जाएगा। ये हमारा विषम चूज करना है। अब नए दिए गए शब्दों को हमको मिलान करना है। तो पहले क्या है, आपको आपका रोग होगा, रोग के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका निदान खोजेंगे, फिर इलाज करेंगे और फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। उस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 78 का वो सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक अनुक्रम दिया गया है, इसको हमको पूरा करना है। क्या किया गया है कि 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कर दीजिए, या फिर क्या करना है आपको कि 12 8 20 कर दीजिए। ठीक है ना, और दोनों का जो घटा करके उससे मतलब कि गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 25 21 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है ना, और दोनों को घटा करके उससे 4 से गुना कर सकते हैं, या फिर दोनों के स्क्वायर को आपस में घटा देंगे तो दोनों ही तरीका से मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 184 हो जाएगा। नारियल खोपड़ी मतलब नारियल का जो खाल होता है, ऊपर का जो उसका भाग होता है, उसके अंदर में नारियल होता है। ठीक है ना, तो इसके आधार पर मिलान क्या होगा? बादाम चटकाना, त्वचा शरीर, टिकट डाक, या फिर चिट्ठी लिफाफा। लिफाफा के अंदर चिट्ठी होता है तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और 135 डिग्री बाएं घूमता है। यहाँ 90 हो जाएगा, 45 135 डिग्री हो जाएगा। किस दिशा में है? तो देख लीजिए, ये कितना होगा? ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पैरों की एक पंक्ति में एक छोर से 7वां है पैर का स्थान और एक छोर से 14वां है, दोनों को जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, यानी कि 21 में से घटाएंगे तो 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किसी खास कोड में देखिए सबका यहाँ पे कोडिंग कर दिया गया है। ठीक है ना, अंडर को इतना लिखा गया है, डेट को इतना लिखा गया है, तो रेंट क्या होगा? ठीक है ना, इसको हम लोग मिलाएंगे तो बहुत आसान है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, @ दो एक साथ। ठीक है ना, 2007 में कुछ महीनों में 31 दिन है, तो उस वर्ष में 28 दिन वाले कितने महीने होंगे? देखिए सवाल कितना आसान है। 2007 में कुछ महीनों में 31 दिन है, ठीक है ना,
तो 28 दिन वाले कितने महीने होंगे, तो ऑब्वियसली 28 दिन तो प्रत्येक महीना में होगा ना, तो हो जाएगा 12 महीना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए एक घड़ी में 6 PM और 7 PM के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगा, ठीक है ना। तो ये जो आगे हो जाएगा इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा करना है। तो 6:36 पर ये आगे होगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य हमको चूज करना है, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10 जूल, और यहाँ पे डी जो होगा 1 न्यूटन बराबर 10⁻10। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, असत्य चूज करना है हमको। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य हो यह आवश्यक नहीं है। किसी पिंड का वेग शून्य होने पर त्वरण निश्चित रूप से शून्य होना चाहिए। किसी पिंड को एक समान चाल से गति करता है तब उसका त्वरण एक समान होगा, और कोई पिंड जब असमान वेग से गति करेगा तब उसका त्वरण शून्य होगा। देखिए स्टेटमेंट एक ही इसका बिल्कुल सही बन रहा है कि किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य हो यह आवश्यक नहीं है। किसी तोप से चलाए गए गोले में जो है वायु में जाकर के विस्फोट कर जाता है तब उसका क्या होगा, कुल गतिज ऊर्जा बढ़ता है, कुल संवेग बढ़ता है, कुल संवेग घटता है, और से कोई नहीं, तो कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का उदाहरण है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, पृथ्वी पर अपने एक्सिस के परिधि घूमना, 2 दृढ़ ऊर्ध्वाधर दीवारों के मध्य केंद्र का बराबर परिवर्तन करना, या नियत चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चलते रहना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि 2 सिरों पर तनी हुई डोरी के तरंगों से गुजरना। अगला देख लेते हैं, वायु में ध्वनि का वेग होता है, क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है कि शुष्क वायु में आर्द्र वायु से अधिक होता है, गलती होगा। दाब के अनुक्रमानुपाती, ये भी गलत होगा। ताप के अनुक्रमानुपाती, ये भी गलत होगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला ऑप्शन क्या है कि वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 90 का सही उत्तर हो जाएगा डी। यूरिया क्या है, यूरिया जो है कार्बोनिक अम्ल का जो है डाइएमाइड है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पीवीसी, पीएवी, बेकेलाइट या परफेक्स, तो बेकेलाइट हो जाएगा। मोहर लवण जो मोहर सॉल्ट होता है उसका सूत्र क्या होगा, NH4 का होल 2 FeSO4 या 6H2O, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहर लवण का। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल को कीट रहित एवं शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है, एलम चारकोल, या फिर किसेल गुहार, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMN2, ठीक है ना। ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMNO4, ये आपका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम धातु को इनमें से किस में नहीं रख सकते हैं, नॉर्मली सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी के तेल में तो रखते हैं, बेंजीन में भी रखते हैं और टैलून में रखते हैं, लेकिन अल्कोहल में नहीं रख सकते हैं। अल्कोहल में रखेंगे तो उसका जो है अभिक्रिया कर जाएगा उसके साथ। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र के विकार का एवं अनियमितताएं हैं, ये जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी विकार कौन कौन से हैं। पीलिया बिल्कुल लीवर को प्रभावित करता है, डायरिया, कब्ज, तो सब के सब हो जाएंगे डी। इटालियन शरीर क्रिया वैज्ञानिक अल्फांसो कार्टी का जन्म कब हुआ था, 1820, 25, 27 या फिर 22, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1822। हेनले लूप ईयर पिन के आकार में कहाँ पाया जाता है, हेनले लूप हेयर पिन के आकार में कहाँ पर पाया जाता है, नेफ्रॉन, अग्नाशय या फिर मेडुला ऑफ गैलेट्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। 89 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मनुष्य करोटी में अनानी फेसियल में अस्थियों की संख्या कितनी होगी, 18, 16, 14 या 12। फेसियल में कितने अस्थि की संख्या होगी, तो 14 हो जाएगा। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव से हाइपरग्लाइसेमिया अति ग्लूकोज रक्तता उत्पन्न होती है, इंसुलिन, ग्लूकोना, एस्ट्रोजन या फिर क्लोटेरिया। देखिए इंसुलिन जो है ना, अग्नाशय का जो लैंग हिंसुरी के अल्फा बीटा यानी कि बीटा से निकलता है, वो करता है काम क्या, जो नियंत्रित करता है शुगर को, लेकिन उसी के अल्फा से जो ग्लूकोन का निकलता है वो जो है अति जो है ग्लूकोज शरीर में डाल देता है, ठीक है ना। अल्फा कन से आपको पता है ना, लैंग हेरिस से आपको के बीटा से आपको इंसुलिन निकलता है और अल्फा से आपको ग्लूकोन निकलता है, तो ग्लूकोन अतिरिक्त हो जाएगा तो शरीर में जो है क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पूछ रहा है निम्न में से किस हार्मोन के स्राव से ग्लाइसीमिया उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूकोमा। इस आधार पर आज आपने एक और शानदार सेट देखा जो हूबहू परीक्षा भवन के तरह, यदि पिछले पैटर्न को देखें तो बीपीएससी के ऊपर आधारित है। इस सेट में आपने कितना स्कोर किया है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा सपोर्ट बना के रखें ताकि हम इस तरह के और बेहतरीन सेट आपके लिए लगातार लेकर उपस्थित हो सकें। और ये सब के सब सेट आधारित है आपको इस अनुसंधान के प्रैक्टिस सेट के ऊपर।